आज हम लोग बेटा इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वर्क, उसके नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो बेटा समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग वर्क के अर्ली टॉपिक को पढ़ते हैं। वर्क के अर्ली टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा रिवीजन क्लास ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि ये वीडियो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो एक मिनट में उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेटा ये जो वीडियो है ये हर प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये अत्यंत ही उपयोगी है हर बच्चे के लिए। और साथ ही साथ ये कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आपका एक टॉपिक है सिंटैक्स, तो सिंटैक्स टॉपिक में आपका एक टॉपिक आता है वर्क, उसके लिए ये उपयोगी है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए कल की लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क जो है दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्क, जिसको हिंदी में बेटा हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और दूसरा बेटा हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्क, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी वर्क जिसमें कर्म भी आते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, ऐसी वर्क को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्क। द वर्क व्हिच हैज ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट ऐसी वर्ब जिसमें जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, द वर्ब व्हिच डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे। कभी कभी सेंटेंस में हम लोग सोचते हैं कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बेटा हर एक चीज नहीं है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा केवल दो ही लोगों को अधिकार दिया गया है ऑब्जेक्ट बनने का। वो लोग कौन है भाई, पहला तो है आपका नाउन और दूसरा है आपका प्रोनाउन। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल दो ही लोग नाउन बन सकते हैं, चाहे वो नाउन बनेगा चाहे प्रोनाउन बनेगा। जैसे जैसे क्लास आप मेरी पढ़ते जाओगे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे केवल नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है और कोई नाउन नहीं बन सकता और कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एक आध दो एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे। तो बेटा किसी भी सेंटेंस में हम ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे। कल मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस की थी। वो ट्रिक क्या थी, किसी भी सेंटेंस में अगर आप व्हाट अर्थात क्या लगा के रिप्लाई मांगेंगे तो इससे आपको क्लियर होगा कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और आप किसी सेंटेंस में होम लगा के रिप्लाई करते हैं, मतलब किसे या किसको प्रश्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से तो समझाना चाहूँगा। एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल है आपका आई कॉल्ड मोहन। तो जैसे ही आप यहाँ पर पूछेंगे whom did I call, मैंने किसी बुलाया, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा मोहन को। अर्थात इस सेंटेंस में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये कैसी वर्ब हुई, ये तुरंत आप पहचान सकते हैं आराम से कि ये वर्ब हुई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट। अगर बेटा हम इंट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन की बात करें तो ऐसी वर्ब जिसका अपना कोई कर्म नहीं होता है, जिसका कर्म नहीं होता है वो कैसी वर्ब कहलाएगी भाई, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। एक इसका छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट, तो राम क्या है, इससे हमको रिप्लाई नहीं मिलेगा। राम को क्या कहते हैं, किसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वर्ब हमारी कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब को जो बेटा पहचानने का ट्रिक है वो है कि इसका रिप्लाई आपको या तो व्हेन से मिलेगा, अर्थात कब से मिलेगा। इसका रिप्लाई या तो बेटा आपको वेयर से मिलेगा, मतलब कहाँ से मिलेगा, या इसका रिप्लाई बेटा आपको हाउ से मिलेगा। मतलब जिन वर्डों का रिप्लाई आपको इन तीनों वर्डों से मिलता है, जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, तो राम कैसा है आप पूछेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा राम कैसा है, इंटेलिजेंट है। इसका मतलब ये जो वर्ब है आपकी कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक, तो
चलिए बेटा अगली वर्ब को डिस्कस करते हैं। अगली वर्ब है हमारी सी, सा, सी, जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं बेटा। जैसे कि आप जानते हैं कि सा जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऐसे सेकेंड ऑफ फॉर्म को अगर हम देखें यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गई है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इस वर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काटना, अर्थात जैसे किसी भी ब्लेड से किसी भी चीज़ को काटना। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई सा, या मैं यहाँ पे आई सी लिख सकता हूँ। ठीक है ना भाई, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिख सकता क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई सा माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई, आई सॉट द ब्रांचेस ऑफ ट्री, मैंने पौधे के ब्रांचों को क्या कर दिया भाई, काट दिया। तो चलिए बेटा अगली वर्ब को डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसा कि बेटा हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, कुछ ये वर्ब है बेटा, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर वन एग्जाम के लिए। और हर दृष्टिकोण से ये सब वर्ब बेटा कभी किसी क्लास में जल्दी डिस्कस नहीं की जाती हैं और अक्सर ये हम लोग को परेशान करती रहती हैं। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारी वर्ब को नोट करते हुए चलेंगे और लर्न करते हुए चलेंगे। जैसे हमारी एक वर्ब है फॉल, फिल, फॉलन। तो फॉल, फिल, फॉलन का मतलब क्या होता है बेटा, इस फॉल का मतलब होता है गिरना। ऐसी फेल का देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यही फेल आपकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म। तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, इस फेल का मतलब बेटा था किसी भी चीज़ को गिराना, जैसे हम किसी वृक्ष को गिरा दें। एग्जाम्पल, आई होप बेटा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इसका एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको इसके एग्जाम्पल नहीं समझ आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर दूंगा। फाइंड, इसी तरह से एक बार बेटा फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म का वर्ब होती है फाउंड। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये अपने आप में खुद एक वर्ब है फाउंड। फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, राइट। एंड द थर्ड वर्ब इज, हमारे जो थर्ड वर्ब है वो है फ्लाई। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक उसी तरह से फ्लू, जिस तरह से आपका फाउंड देखिए फर्स्ट फॉर्म बन रही है, उसी तरह फ्लू भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फ्लू का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा, फ्लूइड, फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है, बहना, किसी भी चीज का बहना। जैसे एक एग्जांपल हमने, जैसे मैंने कहा द मच वाटर हैज, थर्ड फॉर्म तो बने हैज लगा दिया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी बेटा, थर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ भाई, फ्लू, बहुत अधिक मात्रा में पानी बह गया। ठीक, चलिए बेटा अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब बेटा हमारी विंड। बेटा ये वर्ब जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ये वर्ड जो है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन बेटा आप क्या करते हो, विंड। जब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप क्या करोगे, विंड करोगे, तब ये एक नाउन होता है। तब इसका मतलब होता है क्या बेटा, मूविंग एयर, अर्थात बहती हुई हवा। जिसको हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तो एयर बोलते हैं या तो विंड बोलते हैं। जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हो, विंड करते हो, तब तो ये नाउन होती है। लेकिन जैसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हो, वाइंड करते हो, जब इसको आप बोलेंगे वाइंड, तो ये तुरंत क्या बन जाती है, वर्ब बन जाती है। देखिए बेटा एक ही वर्ड के दो रूप, कहीं पर तो ये नाउन है, कहीं पे क्या है, वर्ब, बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर। इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कभी कभी। तो देखिए बेटा जब इसको आप विंड बोलते हो तो ये नाउन है, इसका अर्थ क्या होता है, मूविंग एयर। और जैसे ही बेटा आप इसका अर्थ क्या करते हो, वाइंड, इसका अर्थ क्या निकल के आता है बेटा, बहना। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है बेटा हमारा बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है बेटा, जब्त देना, बाउंडेड और बाउंडेड। एंड द थर्ड वर्ड जो हमको ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो कौन सी वर्ड है भाई, हमारा राइज। राइज का मतलब क्या होता है बेटा, इसका अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसका सारा मीनिंग लिख दिया है। राइज का मतलब क्या होता है बेटा, उठना। और राइज का मतलब क्या होता है बेटा, उठाना भी होता है। और राइज का तीसरा मतलब क्या होता है भाई, प्रकट करना। इसमें से मैंने एक एग्जांपल देने के लिए आपको सोचा, तो आप लोग बेटा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको यहाँ पर दिया, क्यों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसको भर सकें। तो बताइए बेटा, ही ब्लैंक फ्रॉम हिज चेयर
इस ब्लैंक पे हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, आराम से कंफ्यूज होते हैं। तो अक्सर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या भाई, रोज। यहाँ पे रोज का मतलब क्या होगा बेटा, ही रोज फ्रॉम हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी से उठा। एंड द थर्ड वर्ब जो हमारी बहुत कंफ्यूज करती है वो है रेज। रेज का मतलब क्या होता है बेटा, उठाना या पालन करना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा, रेज्ड। रेज्ड रेज्ड रेज का मतलब बेटा उठाना या पालन करना। बेटा आप लोगों ने कक्षा 9 में एक चैप्टर पढ़ा होगा जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर देखिए कहानी थी आंटपाली की। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि वो आंटपाली जो है टॉम को ढूंढती रहती है इधर उधर। तो गुस्सा होकर उसमें एक सेंटेंस लिखा था, आंटपाली रेज्ड हर स्टिक वेरी हाई। तो वहाँ रेज्ड का मतलब क्या है, वहाँ रेज्ड का मतलब बेटा उठाया। क्या उठाया उन्होंने, अपना छड़ी को उठाया। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिखा है रेस्ट, इसका मतलब उठाना नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, पालना। इसलिए बेटा सभी वर्ड एग्जाम में ये सारे वर्ड क्यों फेवरेट है, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूज करके वो आपको फिलर्स में दे देता है, आपको कॉमन लेटर में दे देगा। तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ही रेज्ड हिज चिल्ड्रन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो ये कुछ ऐसी वर्ड थी बेटा जिसको हम लोगों ने सीखा। आई होप कि आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। जहाँ पे आपको लगा होगा वीडियो थोड़ा तेज है, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब बेटा अगली क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग के बीच में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। उस होमवर्क में बेटा आप लोग मुझे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचान के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे कि मुझे पता चले कि आप वास्तव में कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो बेटा मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप लोग उसमें जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पहचान के बताएंगे। तो बेटा कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं जिसमें आप लोग हमें ये बताएंगे कि इसमें जो भी वर्ब्स हैं वो वर्ब कैसी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है मतलब टीवी हैं, या फिर आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेटा इसी के साथ हम लोग क्लास को धीमे समाप्त करना चाहेंगे। क्लास को धीमे समाप्त करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बताना चाहूँगा। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था, बेटा कोई कुछ उसने ये सेंटेंस मुझे लिखा था कि आई teach English to him। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि इसमें ये वर्ब ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव। तो उस बच्चे को मैं बताना चाहूँगा कि बेटा ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये बेटा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, क्योंकि हमको यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है whom did I teach या whom do I teach English, मैंने किसी अंग्रेजी पढ़ाया। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिप्लाई whom से मिलता है तो वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर मैंने यहाँ एक और भी प्रश्न पूछते हैं कि what do I teach him, मैंने उसे क्या पढ़ाया, तभी रिप्लाई आपको मिल गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट बेटा जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे क्लास को हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो चलेगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक बेटा मेरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितनी भी आपकी लिविंग थिंग होती हैं, जितनी भी हमारी क्या होती हैं भाई, लिविंग थिंग जो जीवित होते हैं, वो सभी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में खोजने के लिए हमेशा वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं whom अर्थात किसे। और किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग होती है, पहले जान लीजिए, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो सब हमारे कैसे होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। चलिए बेटा एक एग्जांपल्स को समझते हैं। इसमें थोड़ा सा रूल क्या है कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आई होप कि बेटा आप लोगों ने अपना होमवर्क नोट कर लिया होगा। मुझे थोड़ा इसको डिस्कस करना है, तो अगर आपने होमवर्क नहीं नोट किया है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि
यू गिव हिम अ बुक। तो तुमने उसे क्या दिया? अ बुक दिया। तो बेटा अगर आप किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, आपने किसे किताब दिया तो किसे से जो रिप्लाई मिला वो क्या हो गया बेटा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपने उसे क्या दिया तो क्या से जो रिप्लाई मिला बेटा, जो क्या से रिप्लाई मिला वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो किसे से रिप्लाई मिला वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखे किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए। शर्त इतनी है कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा बाद में लिखना चाहते हो, मतलब आपको इसको पहले लिखना चाहते हो और इसको बाद में लिखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको एक प्रेपोजिशन प्रयोग करना पड़ेगा इसमें, इस सेंटेंस में। प्रेपोजिशन क्या है? यू गिव अ बुक, मतलब मैंने पहले यहाँ पे क्या लिख दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखने के लिए अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि हिम, ये सेंटेंस बेटा गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक छोटा सा प्रेपोजिशन यहाँ पे टू जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। आई होप बेटा आप लोगों ने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को आप लोग को मिले होंगी। बेटा ये हमारा आज इंग्लिश का दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा सा अनुभव कम ही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग के बीच में दिक्कत आ रही हैं। जैसे जैसे लोग नई क्लासेस लेते जाएंगे वैसे से सारी दिक्कतों का हम लोग निवारण करते हुए चलेंगे। तो बेटा आई होप कि आप लोग अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग आप लोग के लिए हर प्रकार की क्लास ले आते रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप उसको आराम से हो सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो है 63 86 74 35 03। तो आज के लिए बेटा इतने ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।